अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस माइंड्स। एक वक्त ऐसा था जब यूरोप की सबसे अमीर और ताकतवर मईशत में एक पूल की कीमत एक आलीशान घर की बराबर हो गई थी। तो शायद आपको ये एक मुबालगा लगे, लेकिन ये कोई अफसाना नहीं। ये 1630 की दिहाई का हालैंड था, एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त दुनिया की माशी सुपर पावर समझा जाता था। और फिर आज एक ऐसा डिजिटल पोर्ट जिसे न आप छू सकते हैं न देख सकते हैं, और इसकी कीमत भी हजारों डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो शायद आप फौरन कहेंगे ये तो तौलीफ मानिया है, लेकिन क्या वाकई दोनों एक जैसे हैं? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 1600 की दिहाई का डच रिपब्लिक एक आम यूरोपीय रियासत नहीं था। ये एक तिजारती सुल्तनत थी जिसकी ताकत समंदरों पर थी। 1581 में हालैंड ने स्पेन से आज़ादी हासिल की। इसके बाद एक नई रियासत वजूद में आई जिसने मजहबी रवादारी, तिजारती आज़ादी और शहरी सरमायाकारी को फरोग दिया। आम्स्टर्डम जल्द ही यूरोप का सबसे अहम तिजारती शहर बन गया। बाल्टिक सी से लेकर एशिया तक डच जहाज माल लेकर जाते और सोना चांदी वापस ले आते थे। और फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई, जिसे हम वीओसी कहते हैं। ये दुनिया की पहली बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लोग खरीद सकते थे। वीओसी को डच हुकूमत ने चार्टर दिया था। इसे जंग करने, मुआहदे करने और कॉलोनियां कायम करने की इजाज़त थी। वीओसी की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आम्स्टर्डम में बाकायदा ट्रेड होते थे। ये दुनिया की पहले ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थी और यहाँ से मॉडर्न इक्विटी मार्केट्स का आगाज हुआ। 1609 में आम्स्टर्डम एक्सचेंज बैंक कायम हुआ। इस बैंक का मकसद था स्टेबल करेंसी फराहम करना और तिजारत को आसान बनाना। ये एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जहां ताजर अपना सोना चांदी जमा कराते और इसकी बदले रिलायबल क्रेडिट्स हासिल करते। ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा माशी माहौल बना रहे थे जिसे हिस्टोरियन पहले मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये वो मजबूत, मंजम और जदीद माईशत थी जहाँ तौलीफ मानिया पैदा हुई। तौलीफ असल में उस्मानी सुल्तनत से आई थी। ये एक नायाब और खूबसूरत फूल थी। इनकी खास अक़साम जैसे सेम्पर अगस्टस अपने मुनफिरद रंगत की वजह से बेहद कीमती समझी जाती थी। ये शुरू में एक लग्जरी कलेक्टेबल था, जैसे आज लिमिटेड एडिशन आर्ट पीसेस या रेयर वॉचेस होते हैं। लेकिन मसला इस वक्त शुरू हुआ जब तौलीफ बल्ब्स की फिजिकल खरीद व फरोख्त से ज्यादा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होने लगी। बल्ब जमीन में थे, मगर ट्यूरेंस और निजी महफलों में इनकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जा रहे थे। ये वाइन हैंडल कहलाता था, यानी हवा में तिजारत। ये कोई मंजर एक्सचेंज नहीं था, बल्कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स थे। कीमतें बढ़ती गई। लोगों ने देखा जिसने कल खरीदा था आज वो मुनाफे में है, और ह्यूमन साइकोलॉजी ने यह अहम किरदार अदा किया। बहुत सी पुरानी किताबें, खास तौर पर चार्ल्स मेके की 1841 की किताब, ये दावा करती है कि तौलीफ मानिया ने डच इकानमी को तबाह किया था। मगर जदीद तहकीक, खास तौर पर आने गोल्डगेयर की किताब में, ये साबित करती है कि ये बबल महदूद था। ज़्यादातर शुरका मिडिल क्लास शहरी और खुशहाल ताजर थे। ये कौमी सतह का माशी कोलैप्स नहीं था। फरवरी 1637 में एक नीलामी नाकाम हुई और कॉन्फिडेंस टूट गया। कीमतें गिर गई, मगर डच बैंकिंग सिस्टम कायम रहा। वीओसी जारी रही और तिजारत भी मुतासिर नहीं हुई। ये एक स्पेकुलेटिव एपिसोड था, न कि सिस्टमिक इकोनॉमिक डिजास्टर। अब हम 2008 की आलमी मालियाती बहरान की तरफ आते हैं, जब दुनिया की बड़े बड़े बैंक्स खत्म होने की करीब थे और लोगों का एतमाद फाइनेंशियल सिस्टम से उठ चुका था। यहाँ पर एक नाम नमूदार हुआ, बिटकॉइन। सतोशी नाकामोटो ने एक व्हाइट पेपर जारी किया जिसका इन्वान था बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये बिटकॉइन कोई नॉर्मल करेंसी नहीं थी, ये डिसेंट्रलाइज्ड थी, यानी कोई मरकजी बैंक या हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं रखती थी। इसकी बुनियाद ब्लॉकचेन नामी टेक्नोलॉजी पर थी, जो हर ट्रांजैक्शन को शफाफ, पब्लिक और टेम्पर प्रूफ बनाती थी। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड रखी गई, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स। इस स्कैरसिटी ने इसे खास बना दिया, जैसे गोल्ड हमेशा कीमती रहा। इसकी लिमिटेड क्वांटिटी की वजह से बिटकॉइन की पहली प्राइस सर्च 2013 में आई,
जहां बिटकॉइन की कीमत $1000 तक पहुंची और फिर गिरावट आई। फिर 2017 में ग्लोबल अटेंशन ने इसे $20,000 तक पहुंचाया और फिर दोबारा एक बड़ी करेक्शन फेज से गुजरा। 2020-2021 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे हेज फंड्स और पब्लिक कंपनीज और हत्ता कि कुछ नेशंस ने बिटकॉइन में इंटरेस्ट लिया और प्राइस $69,000 तक पहुंच गई। बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ सिंपल डिमांड और सप्लाई का खेल नहीं है, ये इस नैरेटिव का खेल है जो लोग खुद बनाते हैं। एक कहानी की बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, एक महफूज एसेट है और फ्यूचर करेंसी है। इस नरेशन ने रिटेल इन्वेस्टर्स, मीडिया कवरेज और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को इकट्ठा किया। जैसे तौलीद मानिया में लोग एक लिमिटेड स्टेटस सिंबल की प्राइस पर स्पेकुलेशन कर रहे थे, बिटकॉइन में लोग स्केरेसिटी, टेक्नोलॉजिकल बिलीफ और फ्यूचर यूटिलिटी की बुनियाद पर स्पेकुलेशन कर रहे हैं। मगर बिटकॉइन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी भी है, न कि सिर्फ एक कमोडिटी। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जो 24/7 लिक्विडिटी, ग्लोबल ट्रेडिंग और बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस फराहम करता है। ये कोई लोकलाइज्ड ट्रेडिंग एपिसोड नहीं है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद हैं। लाखों लोग इसमें शामिल हैं और कई ममालिक इस पर पॉलिसी डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह तौलीद मानिया में ह्यूमन साइकोलॉजी और स्पेकुलेटिव प्लेयर ने कीमतों को बढ़ाया, बिटकॉइन में भी वही इंसानी अवामिल काम करते हैं। मीडिया कवरेज, सोशल नैरेटिव, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की साइकोलॉजी, ये सब मिलकर कीमतों में उतार चढ़ाव लाते हैं। मजीद ये कि बिटकॉइन की प्राइस वोलेटिलिटी आम एसेट से कहीं ज्यादा है, जैसे गोल्ड, इक्विटीज या करेंसीज की मुकाबले में बिटकॉइन की प्राइस स्विंग्स बहुत वसी और तेज होती है, जिसकी वजह स्पेकुलेटिव कैपिटल, लेवरेज और डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बढ़ती हुई अहमियत है। ये वो हकीकत है जिसे आम आवाम को समझना जरूरी है। बिटकॉइन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मार्केट फिनोमिनन है जिसमें इंसानी साइकोलॉजी, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजिकल प्रॉमिसेस एक साथ काम करते हैं।